काजी फाइज ईसा को इस मामले में घसीटा गया, उसके ऊपर स्पेशल हमने एक नशिस्त का बंदोबस्त किया। हमारे पास अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। इसके बाद हम सियासी जमातों के पास जाएंगे, उनसे जानना चाहेंगे MQM आने वाली पार्लियामेंट को कैसे देखती है। अगर वहाँ पर कुर्सियाँ चली, जिस किस्म का माहौल बना हुआ है, तो फिर क्या होगा। राना सनाउल्लाह का क्या ख्याल है कि कमिश्नर चट्टा साहब किसके बिहाफ के ऊपर ये सारी बातें कर रहे थे, इस पर भी बात करेंगे। और कुंडी साहब से उनकी पार्टी का मौक़िफ़ लेंगे और ये भी उनसे जानेंगे कि उनके हलके से KP के नया चीफ मिनिस्टर नामज़द हो रहा है अलीमीन गंडापुर, उसके ऊपर कुंडी साहब क्या सोचते हैं। तो पहले अपने रिपोर्टर से पूछते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के हवाले से क्या बात हुई और उसके अंदर जो गूंज और बाज़गश्त है कमिश्नर पिंडी के इल्ज़ामात की, वो भी सुनाई दी। देखें, आज ये केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर था और 16 फरवरी के रोज़ काज लिस्ट जारी कर दी गई थी। और उसके बाद जब कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात सामने आए तो उसके बाद एक बड़ी हाइप थी और एक्सपेक्टेशंस भी थी कि आज सुप्रीम कोर्ट में कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात का मामला भी टेकअप किया जाएगा। लेकिन आज पहले नंबर पर यह केस लगा हुआ था। जब समाअत का आगाज़ हुआ तो जो पटिशनर थे ना वो अदालत में मौजूद थे, ना ही उनके वकील कोई पेश हुए थे। चीफ जस्टिस की जानिब से पूछा गया कि दरख्वास्त गुजार हैं कहाँ और ये हैं कौन। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यह बताया कि उन्होंने अपनी दरख्वास्त विड्रा करने की एक नई दरख्वास्त डाली है कि वो अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, वो इस केस को चलाना नहीं चाहते। इस पर चीफ जस्टिस की जानिब से काफ़ी बरहमी का इज़हार किया गया और ये रिमार्क्स दिए गए कि इस तरह से जो मजाक किया जाता है अदालतों के साथ, यह अब मज़ीद नहीं चलेगा। क्या वो सिर्फ अपनी ज़ाती शोहरत के लिए अदालत में आए थे कि मीडिया पर उनकी खबरें भी चल गईं कि पूरे इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है और उसके बाद अब वो कहते हैं कि मैं दरख्वास्त वापस ले लूँगा। तो ये पूरे प्रोसेस को अब्यूज़ करने जैसा है जिसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस केस की हद तक वक्फ़ा किया गया और अदालत ने कहा कि जहाँ भी हैं दरख्वास्त गुजार उनको ढूंढ कर अदालत में पेश किया जाए। आज के दिन ही हम उनका केस सुनेंगे, इसके बाद दीगर केसेस सुने जाने लगे और जब वो दोबारा ख़त्म हो गए तो एक बार फिर यही केस कॉल हुआ। लेकिन अदालत को यह बताया गया कि जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके जो एड्रेस उन्होंने दरख्वास्त पर दिया हुआ है वहाँ भी चेक किया, वो नहीं मिले। उनके फ़ोन नंबर्स जो हैं वो भी बंद मिल रहे हैं, कोई रब्ता नहीं हो रहा, जिसकी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट ने परसों तक इस केस को मुलतवी किया है। और साथ उसमें जो रिटन ऑर्डर भी अब जारी कर दिया गया है उसमें यह कहा गया कि हम इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि कोई इस तरह से आके अदालतों को इस्तेमाल करे। और अगर कोई दरख्वास्त वापस लेना चाहता है तो आम तरीक़ाकार में तो वो मौजूद है, लेकिन जो मौजूदा हालात है इसमें ये नहीं हो सकता। लिहाजा वजारत दिफा के ज़रिए भी उन्हें नोटिस जारी किया जाता है क्योंकि उन्होंने ख़ुद को साबिक ब्रिगेडियर ज़ाहिर कर रखा है और उनको एक मौका और देते हैं कि वो 21 फरवरी के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में पेश हों और अपना जो पटिशन है उसकी पैरवी करें। साथ ही SHO जो है मुतलका उनको भी हिदायत दी गई हैं कि वो उनको ढूंढ कर पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये ऑर्डर भी अब जारी कर दिया है और अब 21 फरवरी के रोज़ इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात हैं वो मामला भी टेकअप होगा। क्योंकि इससे पहले जब ये इल्ज़ामात लगे थे तो उस दिन ज़राए के मुताबिक कुछ मशावरत भी हुई थी जजेस के दरमियान और तय यही पाया था कि अलग से सो मोटो नहीं होगा, इसी केस के साथ उसको भी सुना जाएगा। इसलिए आज अदालत ने इसको खारिज नहीं किया आदम पैरवी पर, इसको 21 फरवरी के रोज़ दोबारा मुकर्रर किया गया है। बहुत शुक्रिया जी। जी सिद्दीकी साहब, बड़ा सवाल आज का ये नहीं है कि कोर्ट में क्या हुआ, बड़ा सवाल ये है कि हर तरफ से काजी फाइज ईसा पर अटैक क्यों आता है। ये कोई नई बात नहीं है। आपने देखा होगा कि जब सवाल जवाब दो उनका अच्छा और कौन सा नया इल्ज़ाम मुझ पे लगाया है, वो तो लगते ही रहते हैं मुझ पे इल्ज़ाम। अब इसका एक पूरा बैकग्राउंड है तलत साहब, जो कि हमें मेरा ख्याल हम उसको देखेंगे और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। फैज़ाबाद धरना से आप शुरू हो जाएं, वो करैक्टर्स, फिर उसके बाद जो है एक रेफरेंस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत और सदर जो है वो भिजवाते हैं, फिर उस पर जो कुछ होता है उसके बाद जो है वो काजी फाइज ईसा को टारगेट किया जाता है, बिल्कुल पसे पुश लगा के रखा जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी के हक के अंदर फ़ैसले आते हैं, वो 63A का फ़ैसला हो, वो गुड टू सी यू वाला फ़ैसला हो, वो 9 मई के उठा के और अपने पास लाने का फ़ैसला हो, एहतजाज करने का हक देने का फैसला हो, एहतजाज का हक, 25 लॉन्ग मार्च का फैसला हो, एक पूरा वो जो है सेट ऑफ जजेस जो हैं वो उसके अंदर हैं। अब वो कौन कौन हैं मतलब आप एक और बात भी आप देखिए कि एक केस था, अगर आपको याद हो, इमरान खान साहब के हवाले से कि वो चकवाल के अंदर तरक्याती फंड्स वगैरह देने का, उस पर 5 रुकनी लार्जर बेंच बना
जिसकी सरबराही गुलजार साहब कर रहे थे और उमर अता बंदयाल, इजाजुल एहसन उसमें सामने थे। अब हमने तो यही देखा है कि जिस केस का फैसला हक में या मुखालफत में उसके होता है जो सामने पिटिशनर होता है। तो ये वो पाकिस्तान की तारीख का पहला इंसिडेंट था कि गुलजार अहमद साहब जो हैं की सरबराही में 5 रुकनी बेंच वो जैसे इस काजी फाइसा के खिलाफ फैसला देता है कि आइंदा ये किसी इमरान खान के हवाले से केस के अंदर नहीं बैठेंगे। अब ये कितनी दिलचस्प बात रिटायर हो गए बहुत सारे। हाँ, ये तो लेकिन अब इनका इन्फ्लुएंस क्या है? देखिए, अब उसके बाद आप ये देखें ना कि जब इमरान खान साहब ने गैर आईनी असम्बली तोड़ी तो उसके बाद जो केयर टेकर उम्मीदवार नॉमिनेट किया गया वो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद थे। अब चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को नॉमिनेट किया गया। अब उसके बाद और आ जाइए, फिर उसके बाद आपको पता है कि जो ऑडियो लीक्स आई थी, कमबख्त मार्शल लॉ भी नहीं लगाते, सरसुमा वाली वो वाला वो सारा सिलसिला है। साकिब निसार साहब उनके बेटे का सिलसिला है। अब ये सारे मुकदमात और फिर मुजाहिर अली नकवी जिनको बेंच के अंदर बिठा के कहा गया था कि मैंने किसी को खामोश पैगाम दिया, लेकिन अब जो सूरत हाल नजर आ रही है, फिर मुजाहिर नकवी साहब का मुशर्रफ के केस के अंदर किरदार और उसका सारी चीजें सामने आना, तो ये वो सारा जो पीछे था। और आप ये देखें कि मुजाहिर नकवी के खिलाफ जब रेफरेंस शुरू होता है तो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं मुजाहिर नकवी साहब की तस्वीर लगा के और उनको वो करते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि मुजाहिर नकवी अचानक से चले जाते हैं दरमियान में छोड़ के, और जो है उसके बाद इजाजुल एहसन साहब भी चले जाते हैं। ये जो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये तो क्लिनजिंग हो गई, लेकिन आप कह रहे हैं क्लिनजिंग नहीं हुई, ये नेटवर्क बैक एंड के ऊपर मौजूद है। ये तो पीटीआई, रिटायर्ड जजेस, गुड टू सी यू वाले जजेस, ससुमा वाले जजेस और साकिब निसार, फिर उसके बाद आप ये देखिए कि मुसलसल एंटी इस्टेब्लिशमेंट फैसले आते हैं। वो तो कहते हैं बड़े प्रो एस्टेब्लिशमेंट है। प्रो एस्टेब्लिशमेंट यही मुझे हैरत की बात है कि वो कैसे कहते हैं। 8 फरवरी को इंतखाबात का फैसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशन के ऊपर आता है और अली जफर जो है वो वहाँ पे आर्गूमेंट देने के बाद बहुत खुश होकर कहते हैं कि जी हमने याद है बिल्कुल, ठीक है। अब जो पहले जो 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था कि जी मई में इंतखाबात करवाने का, यकीन मानिए आज भी किसी से पूछ लिया उसके अंदर ऑर्डर था ही नहीं। वो एक एकेडमिक बहस थी और कोई 9 मई को इंतखाबात करवाने का ऑर्डर नहीं था, लेकिन ये आया। फिर उसके बाद जब ये तारीख आ गई तो फिर मुसलसल जब बिल्कुल इलेक्शन करीब था तो आपने देखा कि पीटीआई की दरख्वास्त के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट एक फैसला देती है आरओज को के नोटिफिकेशन कलअदम कर देने का, जिससे सारा इंतखाबात का अमल जो है वो रुक सकता था और ताखीर हो सकती थी। उसके खिलाफ पिटीशन सुनी जाती है चीफ जस्टिस काजी फाइसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और उनकी तरफ से। तो अब वो आरओज का फैसला जो है वो, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद उनके ऊपर अटैक बहुत है, मतलब चट्ठा से लेकर और साकिब निसार तक। आप ये देखें ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी के ही फिर तो ये चट्ठा वाला फैसला, ये चट्ठा वाला जो मामला है, हाँ। ये कैसे कनेक्टेड है आपके ख्याल में? उसको क्यों ख्याल आया कि चीफ जस्टिस जो है वो भी इसमें मुलव्वस है? चलते चलते आप ये देखिए कि जो इसका जो फैक्ट शीट है वो एक सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी बैक्ड बाय सम जजेस, द रिटायर्ड जजेस, और उसके बाद जो है वो पीटीआई बल्ले का निशान अब वहाँ हाई कोर्ट से, फिर उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट से, और आरओज का लाहौर हाई कोर्ट से। अब ये सारी कोशिश जो है ये वो है जो ये पॉलिटिकल पार्टी चाहती थी कि ना इलेक्शन हो, क्योंकि इलेक्शन डिले हो। जब इलेक्शन डिले नहीं हुआ है और अब जबकि तमाम मामलात इलेक्शन के बाद इलेक्शन पिटीशंस जुडिशरी के अंदर आनी है और उसकी फाइनल आउटकम जो है वो आएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, तो बहुत खूबसूरत तरीके से वही मौक़िफ़ जो कि पीटीआई का है वो एक कमिश्नर वो जो है वो उसको पाया। तो आप ये बता रहे हैं कि बेसिकली मुस्तकबिल के अंदर जो मामलात सुप्रीम कोर्ट के सामने इंतखाब के हवाले से आने वाले हैं उसके ऊपर जस्टिस काजी फाइज़ी को ख़ास तरीके से डिफाइन किया गया। यस, कि मुतासब जज हैं, ये मुतनाज़ा जज हैं, ये इलेक्शन में धांधली मुलव्वस थे, ये इसका बैक और वो बड़ा बैकग्राउंड इस्टेब्लिशमेंट टुवर्ड्स द एंड। इस्टेब्लिशमेंट भी इसमें क्या मुलव्वस हो सकती है? देखिए अभी अगर हम देखें तो मुशर्रफ के केस से कौन जो है वो होता है, मुजाहिर नकवी साहब का जो चल रहा है उसके अंदर जो करैक्टर्स सामने आ रहे हैं जिस तरह से, वो कौन लोग हैं? क्या मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट इसका हिस्सा है या इस्टेब्लिशमेंट का वो हिस्सा जो डिसग्रेंटल्ड हो गया है, जो कि माजी में एक प्रोजेक्ट के साथ अलाइंड था, क्या वो अभी तक जिंदा है? ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। इसी सवाल के ऊपर आगे ना बोलिएगा।
क्या वो अभी तक जिंदा है, दैट टेल्स यू कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का जो ऑपरेशनल इन्वायरमेंट है वो कितने चैलेंजेस से भरा हुआ है।